नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। इन दिनों आप कोई भी YouTube चैनल खोल दीजिए या फिर ट्विटर अकाउंट ओपन कीजिए, अखबार ओपन कीजिए या किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाइए, पहली 5 सुर्खियों में से एक समाचार इजरायल और हमास के युद्ध के विषय में होंगे। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, हालांकि बड़े तबके का मानना है, मैं ये कह सकता हूं कि इससे तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजकारण बहुत पेचीदा हो गया है। अलग अलग राष्ट्र और उन राष्ट्रों के अरबपति व्यापारियों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट देश के अलग अलग भूभागों में इतने ज्यादा डीप हो चुके हैं कि अब युद्ध जो है वो जीत हार का फैसला करेगा। इस पूरे विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया तो हम उसे टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके इसके एपिसोड्स भी बनाएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी मौजूद हैं। इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। भारतीय सेना में उन्होंने कई सारे इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, बॉर्डर एरिया में बहुत काम किया हुआ है और डिफेंस के विषय में वो एक अथॉरिटी हैं। आज उनके साथ में हम डिटेल में बात करेंगे और इस पूरे अंतरराष्ट्रीय विषय में, जो कि आपसी झगड़े, कलह और इंटरेस्ट की वजह से एक खिचड़ी प्रकार से बना हुआ है। समाचार सिर्फ इतने ही आ रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन खबरों के पीछे की खबर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक होगा और क्या ये रुकने के आसार हैं या फैलने के आसार हैं, इस पूरे विषय में विस्तार से आज हम उनके साथ बात करेंगे। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube एपिसोड में। देखिए, आज रॉयटर्स पर, कई सारे अखबारों में एक बड़ी खबर आई कि अमेरिका ने अपना बेड़ा तो भेज दिया, अब रशिया ने भी काले समंदर में अपना जहाज उतार दिया है। साथ ही कई सारे लड़ाकू विमान भी उस पर लदे हुए हैं। बहुत कम बार ऐसे होता है महाजन साहब कि ये दो महाशक्ति के बेड़े या जहाज एक दूसरे के करीब हों और वो वेपन्स के साथ में लैस हो। कब ये एस्केलेट हो जाएगा विश्व युद्ध में कुछ कह नहीं सकते। आज की परिस्थिति पर जब 10 दिन से ज्यादा युद्ध के हो चुके हैं, पहला सवाल हमारा ये है, विश्व युद्ध से हम कितने नजदीक हैं या कितने दूर हैं? देखिए, विश्व युद्ध तो खैर नहीं होगा, लेकिन तीव्र युद्ध जरूर होगा। पहले मैं आपसे एक कमेंट करना चाहता हूं कि आपने बोला कि रशिया के जो जहाज है वो ब्लैक सी में आए हुए हैं। रशिया ब्लैक सी के अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो उसकी जहां ब्लैक सी जॉइन होता है मेडिटेरियन सी को, वहां पर टर्की का कंट्रोल है और वो वहां से बाहर आना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और रशिया, ये जो यूक्रेन वॉर है, इसमें इतना फंसा हुआ है कि उनकी जो मिलिट्री माइट है, 2 साल के बाद भी वो यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पा रहा है। जबकि बात यह है कि रशिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है आज सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट पूरी दुनिया में है, जो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पा रहे हैं। उसका कारण अलग है, लेकिन बात यह है कि वो पूरे फंसे हुए हैं। उनको जो यूक्रेन वॉर से थोड़ी सी मैं बात इतने बोलना चाहूँगा कि बीच में वॉर चलता है, फिर वॉर बंद हो जाता है, क्योंकि ना रशिया के पास फायर करने के लिए एम्यूनिशन है, ना यूक्रेन के पास है। मिसाइल कितना भी कीमती हो, एक बटन दबाया जाए मिसाइल चला जाता है, उसके बाद नया मिसाइल ही तैयार करना पड़ता है, जो करने के लिए पैसे लगते हैं। 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ का मिसाइल बटन दबा दिया जाए, चला जाता है, उसके बाद क्या, इट कांट कम बैक, इट्स नॉट रिसाइकलेबल। तो आज का हालात ये है, ना रशिया के पास एम्यूनिशन है, ना यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के पास नहीं है, यूक्रेन को एम्यूनिशन मिलती है यूरोप से, यूक्रेन को मिलती है अमेरिका से। यूरोप की एम्यूनिशन ख़त्म हो गई है,
अमेरिका की भी एम्यूनिशन ख़त्म हो गई है, अर्थात अमेरिका एक बीइंग अ बिग इंडस्ट्रियल पावर वो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कीमत पड़ती है। वो कीमत कौन भरेगा? भाई फ्री में तो बनेगी नहीं, बना रहे हैं वो। और आपने देखा होगा कि कल की शायद बात है कि जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है, उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट को पूछा है कि अगर मुझे फिगर्स ठीक याद आ रही है तो $10 बिलियन के शस्त्र के लिए पैसा दीजिए। पैसा मिलेगा तो ही इंडस्ट्री काम शुरू करेगी, उसके पहले नहीं करेगी। तो आज रशिया के पास कुछ खास नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि इसका मतलब उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो रिजर्व होते ही है, जो न्यूक्लियर टिप होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो मिसाइल वो फायर कर सकते हैं, लेकिन उनका हालात इकोनॉमी के लिए बोलिए, मिलिट्री बोलिए, काफ़ी ख़राब है। तो कन्वेंशनल वॉर की प्रॉब्लम रशिया का इसमें इन्वॉल्व होना बड़ा मुश्किल है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक, क्योंकि हमास जो है उनको मदद करनी है। रशिया के पास ना देने के लिए एम्यूनिशन है, ना देने के लिए पैसा है, लेकिन हमास को जो मदद कर रहे हैं पैसे के लिहाज से, वो अर्थात है अरब कंट्रीज़ करते हैं, और फिज़िकली वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ईरान से होती है, क्योंकि ईरान के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी है, वो कहीं किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए वो जितने चाहे उतने एम्यूनिशन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड पैसा किसी ने देना चाहिए, जो कि कुछ अरब देशों से आता है, कुछ ईरान अपना देता है, बट उसकी भी लिमिटेशंस है। लेकिन आज की हालात यह है कि अगर ये एम्यूनिशन अभी देना चाहेंगे तो जो पहले प्री स्टॉक्ड एम्यूनिशन है जो गाज़ा के अंदर है वो तो एक बात हो गई, लेकिन अभी नई एम्यूनिशन पुरानी जगह पे रिप्लेनिश करने के लिए कहाँ से आएंगे? गाज़ा को चारों तरह से इन्होंने घेरा हुआ है, तो वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। अगर आप नक्शा देखेंगे गाज़ा का, तो गाज़ा को सिर्फ दो देशों की बॉर्डर लगती है। एक तो बॉर्डर है इजिप्ट की, और दूसरी है इजराइल की, और तीसरा है समुद्र की तरफ से। ये 3 बॉर्डर है। और अगर जो वेस्ट बैंक के ऊपर जो पैलेस्टीन का जो बाकी जनता है, वहाँ पे तो सभी अरब देशों की बॉर्डर वहाँ पे लगती है। तो यानी कि एम्यूनिशन अगर गाज़ा पट्टी में आना है, या तो वो इजिप्ट से आएगा, या तो वो समुंदर से आएगा, या वो जो बाकी अरब देश वेस्ट बैंक के पास भेजेंगे और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके अंदर लाएंगे। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पैलेस्टीन जो स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप, ये बहुत घेरी हुई है, तो रिप्लेनिशमेंट इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके हिसाब से इस समय वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन युद्ध तीव्र हो सकता है।